बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज जुमे का दिन है और तारीख है 15 अक्टूबर 2021 और आज मैंने खुसूसी तौर पे रिक्वेस्ट की अज़हर सदीक साहब को पाकिस्तान से कि वो हमें जॉइन करें, क्योंकि आज जो मामला था पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर और सोशल मीडिया और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर हर जो सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल जो क्वार्टर्स हैं, वो आते हैं और ये बात करते हैं कि एनआरओ दे दिया गया है और जब से ये नैब ऑर्डिनेंस आया है, ये पास गश्त है। आपने देखा होगा कि जब आसिफ अली जरदारी साहब के वकील अदालत पहुंचे, तो उन्होंने भी वहां पर कहा कि अब नैब ऑर्डिनेंस आ गया है, लिहाजा अब उनकी दरखास्त की कोई अहमियत नहीं है। जो केस उनके ऊपर है, लिहाजा इसको वापस किया जाए, ये भी कहा गया। फिर आज एक केस बाकायदा तौर पर वापस भी भेजा गया और ये पहला केस है जिस पर मैं तफसील से बात करूंगा। अज़हर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। आप डराने वाली खबरें सुना रहे हैं भाई। वालेकुम अस्सलाम। नहीं सर, मैं डराने वाली खबरें नहीं सुना रहा, ये तो सर हो रहा है ना। बाहर आम तासुर तो यही है कि हुकूमत ने शायद एनआरओ दे दिया है और एनआरओ सर ऐसे ही दिया जाता है कि यार बाहर जाके ना दसना, लोगों को ना दसना, हमारी भी इज्जत रह जाए, आपकी भी इज्जत रह ये जाए। तो रात के अंधेरे की बातें कर रहे हैं आप कि रात के अंधेरे के फैसले। मैंने तो इसलिए ये बात कह दी और बड़बड़ा कह दी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो व्यूअर है ना सर, उसे हकीकत पता चले कि वाक़ई एनआरओ मिला है। क्या वाक़ई नैब ऑर्डिनेंस के आने के बाद, चूँकि तासुर दिया गया, आपको याद होगा क़य्यूम सदीकी साहब आप के दोस्त हैं, उन्होंने ये खबर भी लगाई कि नून लीग के बहुत सारे लोगों के खिलाफ केसेस खत्म हो जाएँगे। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के हवाले से केस नहीं हो सकता, वगैरह-वगैरह ये बात कही गई। अब सर आसिफ अली जरदारी साहब अदालत में चले गए हैं और वहाँ पे उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कल आपने फारूक एच नाइक साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, दलील सुनी होगी, फिर इस पे अदालत ने कहा कि ये काबिल समाअत होने पर आप बहस करें। सर, ये क्या वाक़ई ऐसा है, नैब ऑर्डिनेंस से सियासतदानों को फ़ायदा पहुँचा है या नहीं पहुँचा? बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। यही एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ और मिस रिपोर्टिंग इसी को कहते हैं। इन चीज़ों को सारे को सामने रखते कानून पढ़ लेना चाहिए। नैब अमेंडमेंट्स जो है ये 2021 को अगर गौर से देखें, बुनियादी मकसद इसमें असफंदियार वली के केस को था कि ज़मानत का राइट देना था और ज़मानत का राइट देते हुए कैप लगा दी है कि अगर फाइनेंशियल करप्शन इन्वॉल्व होगी, उतनी रकम के करीब श्योरिटी होगी। आपको याद है कि ईसीएल में जब नवाज शरीफ का नाम निकाला था तो 7 अरब की पाबंदी लगी थी और बाद में वो ₹50 के बॉन्ड पे रह गई थी। दूसरा इश्यू था कि जो बिज़नेसमैन है वो बहुत डिस्टर्ब था कि नैब उसको बिला वजह पकड़ लेती है और वो बेचारा फँस जाता है और यहाँ कारोबारी हालात और वाक़यात नहीं। तीसरा ये था कि अगर काबीना के फैसले, सीसीआई के फैसले, एक्नेक के फैसले, अगर ये फैसले जो कलेक्टिव विज़डम से लिए जाते हैं, तो अपना उनको भी अगर नैब में लाया जाएगा तो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन हमने पीछे 3 सालों में देखा है कि गवर्नमेंट के तकरीबन सारे काम हो रहे हैं, एक्नेक भी फैसले कर रही है, सीसीआई भी फैसले कर रही है। मैं आज ज़रा कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि एनआरओ अगर मिलने की कोशिश की तो कल किसको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप किसी को एनआरओ नहीं मिल सकेगा इसमें। रिमेंबर इट। सेक्शन 9 का इतलाक होगा। सेक्शन 4 की एप्लीकेबिलिटी इस हवाले से की है पब्लिक ऑफिस होल्डर या टैक्सेस के केसेस के हवाले से, और वहाँ बात की है कि अगर फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से ट्रेसेस मौजूद हो, तो तकरीबन सारे ही रेफरेंस अगर देखें तो उसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। वो चाहे आसिफ अली जरदारी का हो या किसी का हो, वो सारा वाज़ेह तौर पर मौजूद है। हाँ, एक एडवांटेज ज़रूर है इस कॉन्टेक्स्ट में। मैं आसिफ अली जरदारी साहब की ये दरखास्त जो देना, मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता। यानी एप्लीकेबिलिटी अगर देखनी है तो इख्तियार सेक्शन 33 एफ के तहत दे दिया गया है। वो चेयरमैन नैब को दिया है, प्रोसिक्यूटर जनरल के पास वो बैठ के फैसला करेंगे, शहादतें काफ़ी है, नाकाफ़ी है। नहीं है तो वो रेफरेंस वापस ले सकते हैं। अब जहाँ तक मामला अदालतों में है, अब अदालतों में अगर मिसाल के तौर पर अदालतें अगर सियासी लोगों को छोड़ेंगी, तो वो नैब खामोशी से नहीं बैठेगी। नैब की बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है। उन्होंने भी अंदर जो तहिया की है, जो मेरे तक खबर आई है कि सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर की हद तक ये कानून का इतलाक रहेगा। अगर कोशिश की गई कि इसको डाइल्यूट करने की या कोई एडवांटेज आने की कोशिश की, तो नैब वाज़ेह तौर पर खड़ी होगी और अपने पुराने कानून का भी या मौजूदा हालात को देखते हुए वो दिफा करेगी। तो ये जो मिसकंसेप्शन आसान ज़ुबान में बता दें, ये आपने सेक्शंस तो गिनवा दिए, आम आदमी को नहीं पता सर ये।
एक तो ये बात है कि मैं सवाल आसान कर देता हूँ ताकि लोगों को भी समझने में आसानी हो। क्या आसिफ अली जरदारी, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और राना सनाउल्लाह, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे और भी लोग हैं, इनके खिलाफ आपके जो मेमन साहब हैं, इनके खिलाफ जो केसेस हैं नैब के ऑर्डिनेंस आने के बाद, क्या सर वो खत्म हो जाएंगे? देखिए सेक्शन 9 अगर देखा जाए, 9 में ऑफेंसेस दिए हुए हैं। अब उस ऑफेंसेस में एसेट बियॉन्ड मीन और बाकी चीजों को अगर सामने रखकर सेक्शन 4 के साथ पढ़े ना, तो मैं नहीं समझता उसमें ना। मैंने शायद खाकान अब्बासी का भी देखा है, ख्वाजा आसिफ का भी मैंने केस देखा है, एहसन इकबाल का भी मैंने केस देखा है। पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हैं और एसेट बियॉन्ड मीन को भी सामने रख दे, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी को भी अगर सामने रख कर देखें, जो सेटल्ड लॉ है, तो इसमें इतना आसान काम नहीं है। जो ये समझी बैठे हैं कि उनको कोई एनआरओ मिल गया, मैं बजाय नहीं देख रहा कि उसके अगर इंटरप्रिटेशन भी आई तो फाइनली जाके सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। अभी फिलहाल इन लोगों को एनआरओ मिलने का कोई चांस नहीं है, नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा भी बात याद रखिएगा, ये एक ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस की मुद्दत जो है ना, ये सनसेट क्लाज है, 120 दिन बाद ये अपनी तबई मौत मर जाएगा। उसके बाद जब तक पार्लियामेंट उसको दोबारा, नेशनल असेंबली 120 दिन के लिए दोबारा एक्सटेंड कर सकती है, जब तक इसको एक कानून की शक्ल नहीं दी जाएगी, पार्लियामेंट पास नहीं करेगी, तो ताउम्र ये नहीं रहेगा। और अगर वाकई अनर दिया तो इसपे अब डिपेंड ये करता है ना कि आप देखना चाहें, तो मैं तो चाहूंगा कि ये पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाए, अपोजिशन लीडर भी सामने आ जाए, सारा पता चल जाएगा कि भाई एनआरओ लेने पे सारे इस हमाम में दंगे हैं या नहीं है। वो सियासत जो मर्जी वो करते रहे। एक जो एनआरओ देने की कोशिश की है, वो मैं समझता हूँ आपने काबीना के फैसलों को एग्जाम करने की कोशिश की है, सीसीआई। मैं नहीं समझता कि अगर एक वजीर आजम ताकतवर है, काबीना में उसके सारे अपने आदमी हैं, तो अकेला फैसला करने की बजाय सबको साथ मिलाएगा और फैसला कर लेगा। और ये अगर देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान काम है। इसमें किसी जगह पर एनआरओ की भू कह सकते हैं आप, आ रही है, और हो सकता है कि आने वाले दौर में किसी को फायदा दिया जाए। फिर तो ये सही हो गया ना, फिर तो आपने पूरे हमारी जो मुश्किल थी आसान कर दी। और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कल आसान कर दी। वो इस तरह आसान की, वो ये कहते हैं कि जनाब ये नया न्यू ऑर्डिनेंस नैब ऑर्डिनेंस आ गया, लिहाजा मुझे रिलीफ दिया जाए। तो अब पार्लियामेंट में जब पेश किया जाएगा, तो फिर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इसकी सपोर्ट नहीं करती, तो सर इसका मतलब तो ये होगा कि इन्होंने डबल गेम खेली है। और अगर सपोर्ट कर देती है, तो फिर इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि इनको रिलीफ मिले और हुकूमत ने फिर इनको रिलीफ दिया है। अच्छा याद रखिएगा मेरे पास खबर क्या है, मैं खबर बता देता हूँ आपको। मैं पिछले जुमे को मैं इस्लामाबाद में था और बड़ी आम शख्सियत से मेरी मुलाकातें रही हैं। ये मैं आपको खबर दे देता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आके सपोर्ट नहीं करेगी, पीएमएलएन ना सामने आके सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन उसके कई एमएनए सेनेटर जो है ना, बाकायदा इस तरमीम की सपोर्ट करेंगे। ये आपके लिए बड़ी खबर दे रहा हूं मैं कि वहां यानी अंदर से बंदे जो है ना, कई वो मिले हुए हैं। और ये अल्टीमेटली जो है ना, यानी देखिए वो क्या करेंगे, वो इसमें अब आगे बार्गेन करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई तरामीम की जाए। जैसे आपको पता है कि जो पहले तरामीम पेश की थी एहसन इकबाल वगैरह और ये शायद खाकान अब्बासी ने, वो कोई तरामीम करके 5 साल का इतलाक करने की कोशिश की थी। अगर आप देखें ना, अगर इमरान खान कम से कम इस मामले में तो खड़ा रहा ना, उसने और उसकी टीम ने वो तरामीम नहीं मानी कि 5 साल से पहले का इतलाक नहीं होगा। और जितने वो अगर मिल जाता ना, वो तो 100% एनआरओ था। वो तो ये था कि सारे केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाने थे, यानी अदालतों ने भी कुछ ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं। ये इन जितने मामलात है ना, इन तमाम मामलात में ऑर्डर को अदालतों को अपने ऑर्डर पास करने पड़ेंगे, बाकायदा रीजन देने पड़ेंगे कि ये इस पे इतलाक होता है या नहीं होता। वो आगे चैलेंजेबल है, वो आगे हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो देखा जाए इसमें एनआरओ की वो बू नजर नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर है। बिल्कुल ठीक हो गया सर, नजर नहीं आता लेकिन होगा। सर ये रेहाम खान ने माफी मांग ली है और जुल्फी बुखारी साहब ने केस किया, वो जीत गए। डेफेमेशन का केस था, जो इल्जामात लगाए गए थे वो साबित नहीं कर पाई, और ऑब्वियसली फिर उन्होंने अपना एक पैगाम भी जारी किया। और फिर उस पैगाम के बाद हमने ये देखा कि अब माफी मांग ली गई और 50,000 डैमेजेस की मद में दिए गए हैं। फिर जुल्फी बुखारी साहब ने उसे ट्वीट भी किया। पाकिस्तान के अंदर रेहाम खान के कुछ बयान के ऊपर बहुत सारे सहाफियों ने सर प्रोग्राम्स भी किए। लेकिन अब सूरत-ए-हाल क्या है? यहाँ पर तो सर इंसाफ मिल जाता है। लोग किसी भी शख्स के बारे में कोई बात कहते हुए डरते हैं। किसी का तज्ज़िया, किसी का ओपिनियन किसी भी खबर के हवाले से देना, ये उसका हक है। पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर वो क्या समझता है
किन लोगों से राब्ते किए जाएँ, लेकिन जब कंक्रीट इन्फॉर्मेशन दी जाए कि जनाब फलाँ बंदे ने चोरी की है, तो आपको फिर साबित करना पड़ता है कि ये किस किस्म की इसका लेवल किस किस्म का है डेफेमेशन का। आपने किसी शख्स की अगर शोहरत को नुकसान पहुँचाया, तो उसकी इंटेंसिटी क्या है? क्या शदीद नौयत की थी? कम नौयत की थी? लेवल 2 है, लेवल 3 है? ये बरतानिया में होता है और अब वहाँ पर कहा गया कि ये चेज़ लेवल 1 है, यानी सबसे ज़्यादा शदीद नौयत की डेफेमेशन हुई, माफ़ी माँग ली। लेकिन सर अब पाकिस्तान में कब ये इंसाफ होगा? पाकिस्तान में तो आपके बड़े-बड़े चैंपियन जर्नलिस्ट मौजूद हैं और वो हमें यानी बरतानिया में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें झूठा कह देते हैं। वो कहते हैं कि बरतानिया वाले ये झूठ का पलंदा है, सहाफ़ी झूठ का पलंदा है। भई अगर यहाँ पर हम झूठ बोलें या गलत रिपोर्टिंग करें, तो पाकिस्तान के वो लोग जो यहाँ पर घात लगाए अपना साहब बैठे होते हैं, हमें अदालत में ले जाएँ। अब ये जो मामला हुआ नेशनल क्राइम एजेंसी का एक लेटर लिखा गया और लेटर के बाद ही सब कुछ हुआ। फिर आपको याद है कि अब एक मुहिब वतन पाकिस्तानी अदालत गया है और उसने एनसीए गया और एनसीए में उसने कहा कि इसहाक डार का नाम लेकर और आपके नवाज शरीफ का नाम लेकर कि जनाब ये मुल्क से भागे और उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि लोग भागे, प्रोक्लेम ऑफेंडर्स हैं वगैरह-वगैरह। फिर आपको याद है कि ये दूर की बात नहीं है, कुछ दिनों पहले ही लोगों ने बड़ी-बड़ी शाह-सुर्खियाँ अखबारात में भी लगी और फिर उसके बाद टेलीविज़न चैनल्स में भी लगी कि शहबाज शरीफ को यहाँ की अदालत ने बरी कर दिया। अब हम भी ये जानना चाहते हैं और बाकी लोग भी जानना चाहते हैं कि कहाँ लिखा गया फैसला? तो सर पाकिस्तान के अंदर सर क्या हो रहा है? कुछ कभी कोई बेहतरी आएगी? इस किस्म के कानून नाफ़िज़ होंगे पाकिस्तान में? इरफान साहब, मुझे याद आ गया, मुझे अब कहने ज़रूर दीजिएगा, मैं बताऊँ आपको। सर नाम लिए आपने बगैर भी सर किसी का नाम लिए आप बगैर सर नाम मैं लेके छोड़ के यहाँ नवाज शरीफ के एक करीबी लोग साहब हैं। आपने प्रोग्राम किया, उन्होंने आपको एक लीगल नोटिस दिया, उसका जवाब दिया, यानी आप अंदाज़ा लगाएँ और आप अपनी खबर पे कायम रहे और वो कहीं किसी अदालत में जा नहीं सके। ये क्रेडिट आता है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, ये मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता, मुझे चूँकि हकायक का पता है सारी बात को। और यहाँ बाकी जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन लोगों को भी जानता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा उनका। लेकिन वही चैनलों में काम करते हैं, एक मोबाइल पकड़ते हैं, नवाज शरीफ वगैरह के आस-पास जाके तस्वीरें उतारते हैं, फिर वो खबरें देते हैं और झूठी और फेक रिपोर्टिंग है, मिस रिपोर्टिंग है। जिस तरह शहबाज शरीफ वाले केस के अंदर मिस रिपोर्टिंग हुई और एक मुहिब पाकिस्तानी ने मामला में मुझे कहा और मैं लेके गया बाकायदा पैमरा के अंदर। तो पहले वो बताऊंगा, बाद में दूसरी खबर दूंगा आपको। वो खबर जेल में रख ले, झूठी साबित हो गई है कि नवाज शरीफ को बरी कर दिया। ये मैं आपके लिए बड़ी खबर दे रहा हूं, झूठी साबित हो गई है। शहबाज शरीफ को बरी कर दिया। शहबाज शरीफ को बरी कर दिया, वो खबर झूठी साबित हो गई है। और बाकायदा एक बहुत बड़े न्यूज एंकर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो जो कोई फैसला भी रिलीज नहीं हुआ है, वहां पर साहब उनका कहना कुछ नहीं था और मैंने साबित किया कि ये झूठ बोला है। मैंने ऑर्डर पढ़ के बताया यहाँ पर, और पैमरा में वो क्या ऑर्डर करती है अलहदा बात है, अपॉलॉजी अलहदा चलानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ के कानून बड़े नरम है। अभी ये इमाम खान के खबर के बाद अब जितने लोग हैं यहाँ के, अब तो पर्ची होने चाहिए। हमारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोका हुआ है कि ऐसे काम ना करें। बाकी आर्टिकल 19 की इंटरप्रिटेशन की अजीब सी है। मैं तो पिछले 10 साल से लगा हूं। 2010 में मैंने सोशल मीडिया रेगुलेट करने की बात की थी, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। फिर मेरा जिसमें मेरी मर्जी के लोग आए, मैं उस वक्त ले गया। 2020 में ऑनलाइन रूल्स बने, वो चैलेंज हो गए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, रुक गया काम। अभी मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, मैं बहुत बड़ा हामी हूं इसका, उसको बनने नहीं दिया जा रहा। वजह क्या है कि वो ये झूठी खबरों का बाजार, मिस रिपोर्टिंग का बाजार जाना चाहते हैं कि लगा रहे, और उसमें बड़े बड़े नाम है। और यहाँ फौजदारी कानून में वो 507 के करीब अगर आ जाए, उसको देखें तो उसकी सजा कितनी है, कोई हाल नहीं। डेफोमेशन का कानून या इतना टाइम लेता है, इतना टाइम लेता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। यानी कमी ठीक है, शोहरत को नुकसान पहुंचा दिया, कल क्या होगा? जहां क्या हो रहा है आजकल, आजकल आप इमेजिन कर लें, ये अपना औरतों की हिफाजत या नया औरतों को प्रोटेक्शन के हवाले से कोई भी औरत उठती है, वो कोई लिफ्ट लेती है और वो अपना वहां गाड़ी में बैठ के ना वो लगाती है कि इसने छेड़ा है मुझे, वो पुलिस फौरन पकड़ती है, पर्चा देती है और उसकी तस्वीर वायरल कर देती है। आप इमेजिन कर लें यहाँ पर, यहाँ तो ये हो रहा है। और अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बाकायदा ऑनलाइन रूल्स 2021 नाफिज कर दिए हैं, और वो अगर नाफिज हो गए आर्टिकल 19 का निफाज होगा यहाँ पर। लेकिन बात वही है, बात सच कहनी चाहिए
कि जिस तरह के यहाँ ऑक्सफैम आपके यहाँ पर मीडिया रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी बनी है, बड़ी सख्ती से काम कर रही है और फेक न्यूज़ या मिस रिपोर्टिंग नहीं होती यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक देख लें, रियाम खान की माफी के बाद जो खास क्लास है, लिबरल क्लास है, वो तो रोई पड़ी है। उन्होंने अब तक अगर खबरें वापस लेने की बात की वजह कानून कमजोर है और उन्हें पता है कि अपना अगर कोई नोटिस आया एफआईए का या किसी का, तो वो चले जाएंगे कोर्ट में सस्पेंड हो जाएगा और वो मौजे करेंगे और जो मर्जी करें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अजय सदीक साहब आपके वक़्त का। जाते-जाते मैं कमेंट कर देता हूँ आप तमाम लोगों के लिए कि फ़ेक न्यूज़ कितना बड़ा एक नासूर है पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर और ये किस तरह गलतफ़हमियाँ पैदा करता है। गलत ओपिनियन जब डेवलप होगा तो ऑब्वियसली इसका नुकसान पाकिस्तान को होता है, हुकूमतों को नहीं होता, पाकिस्तान को होता है, सिस्टम को होता है। जब सिस्टम नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली लोगों तक तकलीफ जो है वो पहुंचेगी। बर्तानिया के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी के रुकने पार्लियामेंट चाकू हमले में हलाक हुए और जिस शख्स ने ये हमला किया पुलिस की तरफ से उस शख्स की वीडियो, तस्वीर कुछ भी जारी नहीं किया गया। तो ज़िम्मेदारी हाँ, ये है कि जब तक इंक्वायरी नहीं होती, जब तक मामलात पूरे अपने यानी सबूत इकट्ठे नहीं किए जाते, उस शख्स की जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसकी एक ज़िंदगी है, और उसको मुतासिर नहीं किया जाता। तो फ़ेक न्यूज़ इस वक़्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें और मैं नहीं चाह रहा था, अज़हर सदीक साहब ने नाम लिया कि जनाब आपके खिलाफ भी तो एक नून लीग के बहुत ही करीबी जो हैं उन्होंने नवाज़ शरीफ के बहुत ही करीबी होते हैं, बल्कि अब तो बहुत ही करीब होते हैं। उन्होंने आपको लीगल बहुत नोटिस भेजा और इस बात को 1 साल गुज़र गया और 1 साल के अंदर उनके पास मौका था क्योंकि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया उसका वो सबूत नहीं पेश कर सके और हमें कहा कि आप बताएँ, तो हमने सारे सबूत उनके सामने रख दिए कि जनाब हम जो बात कर रहे हैं वो हकीकत के मुताबिक कर रहे हैं। तो ख़ैर अगर कुछ होता तो वो यकीनन अदालत लेकर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्यूअर्स अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।